Hi everyone. So we were doing this chapter solutions and till now we have discussed various concentration terms in this solution, solubility of solids in liquids, solubility of gases in liquids, in which we have studied Henry's law, Raoult's law in detail. And in the previous video we were discussing about ideal and non-ideal solutions. Right? I told you that ideal solutions are the ones which obey the Raoult's law and non-ideal solutions which do not obey Raoult's law. Okay, so in this video we are going to study a new topic which is colligative properties. ठीक है, तो colligative properties अब क्या होती हैं? वो properties solution की जो डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे. ठीक है, मतलब जो सिर्फ क्या करती हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, वो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की, लिक्विड सॉल्यूशंस की जो किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट. मतलब नेचर क्या है सोल्यूट का उस पर डिपेंड नहीं करती. ठीक है, कि सोल्यूट कौन सा है, क्या उसका नेचर है, पोलर है, नॉन पोलर है, उस पर डिपेंड नहीं करती. सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं आइडियल सॉल्यूशंस की. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम देते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास. ठीक है, वी हैव टू डू 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो, फर्स्ट तो वही है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर. जब हमने रॉल्ट्स लॉ किया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्या करते हो, अगर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो किसमें, एक सॉल्वेंट में. ठीक है, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, सॉल्वेंट का जितना प्योर फॉर्म में था उससे कम हो जाता है. ठीक है, और हमने उसके अंदर फाइंड आउट किया था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को. ठीक है, वो हमारी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, थर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द लास्ट इज depression in freezing point of solution. ठीक है, तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारी, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, ये हमने पहले भी किया था कि अगर हमारे पास क्या है, सपोज करो हमारे पास क्या है, कोई सॉल्वेंट है जो कि क्या है, वोलेटाइल. ठीक है, क्या है हमारे पास, वोलेटाइल सॉल्वेंट है और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. जैसे कि अगर हमने सॉलिड सोल्यूट ऐड किया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल. मतलब हमारे इस यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट हमारा क्या है, वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉल्वेंट है. ठीक है, और जो सोल्यूट है हमारा, ठीक है, वो क्या है, नॉन वोलेटाइल. तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्या होता है, जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है वेपर्स की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बीच में ऐसे प्रेजेंट हैं, तो पहले क्या थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इजीली पास आउट कर सकते थे, इजीली क्रॉस कर सकते थे, बट अब सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे इनके पाथ में, एंड दैट इज वाई वेपर्स की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, पहले से कम हो जाता है, कंपैरेटिवली लो हो जाता है. इसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग जब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट. पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में, उसमें से हमने लेस कर दिया वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. डिवाइड कर दिया इसको पी नोट से, तो ये हमें क्या दे देता है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर. सो इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था दैट दिस टर्म इट इज इक्वल टू N2 विच इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी X2 विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट.
ठीक है, कि जो रिलेटिव लॉरिंग है वेपर प्रेशर में वो किसके इक्वल होती है, x2 के इक्वल होती है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होती है। जितना कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में उतनी ही लॉरिंग आएगी वेपर प्रेशर में। ठीक है, अब हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमारा जो रिलेटिव लॉरिंग आया है वेपर प्रेशर में वो किसके इक्वल आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल आया है। ठीक है, सोल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट के इक्वल। क्या कहीं पे ऐसा कुछ है कि यहाँ पर नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी ये प्रॉपर्टी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सा सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि कितनी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो एज ये सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती है सोल्यूट के, तो इसीलिए हम इसको किस में काउंट करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में काउंट करते हैं। ठीक है, अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो डिराइव करके देख लेते हैं। ओके, नाउ वी नो दैट x2, हमने पहले भी किया था कि जो x2 है, जो मोल फ्रैक्शन है, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही किया था कि जो n2 है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सो n1 प्लस n2 विल बी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आपने किसी भी सब्सटेंस के, तो उसके मास को उसके मोलर मास से जब डिवाइड कर दोगे तो मोलर मास तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। सिमिलरली सपोज करो n2 हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। सपोज करो कि जो हमारा सोल्यूट है उसका मास कितना है, m2, और मोलर मास कितना है, कैपिटल m2। ठीक है, तो n2 के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, m2 डिवाइड बाय कैपिटल M2। ओके, डिवाइडेड बाय, ऐसे ही जो n1 है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सपोज करो कि जो हमारे सॉल्वेंट का मास है वो क्या है, m1। ठीक है, और मोलर मास क्या है, कैपिटल m1। तो यहां पर n1 की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, m1 डिवाइड बाय m1। ओके, प्लस आपके पास क्या है, n2, अगेन पुट कर दो m2 डिवाइड बाय m2। ठीक है, ओके, अब सपोज करो कि हमारा जो सॉल्यूशन है अगर वो क्या है, डाइल्यूट मतलब जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, बहुत कम होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या है कि जो सोल्यूट का अमाउंट है वो बहुत कम प्रेजेंट है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो n2 है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दे आर वेरी वेरी लेस देन n1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट। तो यहाँ पे जहां पर हमने लिखा था n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, क्योंकि n2 का अमाउंट n1 से बहुत बहुत कम होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, तो इस n2 को मैं यहां से रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, बहुत स्मॉल है। तो हमने यहाँ पे जो प्लस n2 था उसको हम यहां से रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास आ गया कि जो x2 है वो किसके इक्वल हो गया, सिर्फ n2 बाय n1 के इक्वल हो गया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। सिमिलरली यहाँ पे जो प्लस करके हमने m2 डिवाइड बाय m2 लिखा, इसको भी हम यहां से रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट विल बी इक्वल टू दिस। इसको थोड़ा सा और नीटली लिखते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास कि P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल हो जाएगा, m2 डिवाइड बाय कैपिटल M2, m1 डिवाइड बाय कैपिटल M1, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m2 इंटू m1 डिवाइड बाय m1 इंटू m2। ओके, P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट विल बी इक्वल टू m2 m1 डिवाइड बाय m1 m2। ठीक है, सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया वेयर m2 इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, m1 मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इनमें से अगर मान लो आपको, ये आपके पास 5 क्वांटिटीज हैं, इनमें से कोई 4 क्वांटिटीज आपको गिवन है और 5th क्वांटिटी आपके पास कैलकुलेट करनी आ सकती है। मोस्टली मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट की कैलकुलेशन यहाँ इस फॉर्मूले से आ जाती है हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होती है, और इस बेसिस पे हमारे पास यहाँ इस फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल देखने में मिल जाता है। ठीक है,
सो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर करने से पहले वी हैव टू स्टडी ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट ऑस्मोसिस इज। ऑस्मोसिस क्या होता है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या स्टडी कर रहे हैं अभी हम? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा कि अगर मान लो कोई भी परफ्यूम की बोतल आप एक रूम में ओपन करते हो तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो दूसरी जगह, उसके सराउंडिंग्स में भी फैल जाती है, राइट? वो स्प्रेड आउट हो जाती है। वो क्यों होता है? आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो जाती है पार्टिकल्स की। वहां पर तो क्या होता है कि जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कि जहां पर जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन पे हैं जिस रूम में, वहां से अपनी सराउंडिंग्स में वो ट्रेवल करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स के पार्टिकल्स के साथ वो मिक्स हो जाते हैं और उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, तो वहां पर क्या इन्वॉल्व थे? गैसियस पार्टिकल इन्वॉल्व थे और उस फिनोमेना को हमने क्या बोल दिया था? डिफ्यूजन बोल दिया था। लेकिन यही चीज एक अलग तरीके से जब लिक्विड्स के केस में होती है, मोर और लेस यही चीज जब लिक्विड्स के केस में होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस का। बट थोड़ा सा डिफरेंस है ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में। ठीक है, अच्छे से ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं उस चीज को। ऑस्मोसिस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज करो कि ऐसे हमारे पास क्या है, बीकर है, ठीक है, या कोई भी कंटेनर है और यहां पर हमने क्या ले लिया, इसको दो कंपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कोई सेमी परमिएबल हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहां पर हमने क्या ले लिया, अपना सॉल्यूशन ले लिया एक, ठीक है, और यहां पर हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट। ठीक है, सपोज करो कि यहां पर हमारा क्या है, सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और यहां पर हमने सॉल्वेंट ले लिया जो कि क्या है, वाटर। या फिर आप कह सकते हो कि यहां पर हमने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट में कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है। तो सपोज करो कि इस साइड पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है और इस साइड पे सॉल्वेंट की बजाय हमने डाइल्यूट CuSO4 सॉल्यूशन लिया है, व्हाटएवर, राइट। ठीक है, इस साइड पे हमारा सॉल्यूशन है और इस साइड पे हमारा क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, इनको हमने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। ये हमारी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो अलो करती है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उसमें से पास हो सकते हैं। ठीक है, किसका मूवमेंट अलो करती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का। ठीक है, जिसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को क्रॉस कर सकते हैं लेकिन जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैच करी है तो यहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का तो मूवमेंट हो सकता है लेकिन जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब क्या हमें देखने को मिलता है, जब हम इस तरह से एक कंटेनर रखते हैं, उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हमें दिखता है कि जो इस सॉल्यूशन का लेवल है वो क्या होने लगता है, थोड़े टाइम बाद राइज होने लगता है। ठीक है, इसका लेवल जो है यहाँ पर क्या होने लगता है, राइज होने लगता है। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, क्या होगा, इसके थ्रू यहां से भी मूवमेंट होगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का, और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर सॉल्यूशन में भी क्या है, सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है। ठीक है, जो कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ ट्रेवल करेंगे, ठीक है, और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ ट्रेवल करेंगे। लेकिन यहाँ का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, एज कंपेयर टू दिस कंपार्टमेंट थोड़ा सा राइज हो जाता है, जिससे हमें पता है कि नेट, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है। नेट फ्लो किस साइड पे हो रहा है, इस साइड पे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड पे हो रहा है। तो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो है यहाँ पे, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो कहां से कहां हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, डाइल्यूट है ना यहाँ पे, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लेस, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई। ठीक है, सो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइड से हायर कॉन्सेंट्रेटेड साइड की तरफ। ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पहले क्या होगा, चलो छोड़ो। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का, या फिर आप कह सकते हो लेस कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड की साइड, ठीक है,
थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, राइट? इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब यही डिफरेंस है डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन में क्या था? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट था। यहां पर क्या है? लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? तो ये डिफरेंस है डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। उसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम यूज नहीं करते, इसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में, ठीक है? जो ऑस्मोसिस है वो लिक्विड सॉल्यूशंस में होता है, उसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। वहां पे मूवमेंट क्या होता है? लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइड से हाई कॉन्सेंट्रेटेड साइड की तरफ होता है। लेकिन जो डिफ्यूजन है उसमें क्या होता है? पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, नेट स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन एंड देयर नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड, राइट? सो दिस फिनोमिना of net spontaneous flow of the particles of the solvent into the solution or from the less concentrated solution to high concentrated solution, okay, through a semi permeable membrane is known as osmosis, right? अब जो osmosis का फिनोमिना है बहुत ज्यादा विजिबल है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं आज और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करेंगे, ठीक है? कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी ऑस्मोसिस की। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो रो मैंगोज हम लेते हैं, ठीक है, उनसे हम क्या बनाते हैं? पिकल्स बनाते हैं, ठीक है? जो रो मैंगोज हैं, ठीक है, ठीक है, उसको जो हम किसमें ऐड करते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है? सॉल्ट सॉल्यूशन में हम इनको रखते हैं, ठीक है, और वो पिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं श्रिंक होके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैंगोज उनमें क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी? सॉल्ट सॉल्यूशन में जब आप उसको रखोगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखोगे, तो यहां से जो इनके बीच का वाटर है वो क्या चला जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है? तो लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। यहां से जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसका मूवमेंट हो जाएगा हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है? और इसीलिए जो मैंगोज हैं वो क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं? पिकल्स फॉर्म कर देते हैं, राइट? ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो विल्टेड फ्लावर्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, ठीक है, विल्टेड फ्लावर्स होते हैं, उनको अगर आप किसमें रखते हो? फ्रेश वाटर में रखते हो, ठीक है? फ्रेश वाटर में अगर आप उनको रखते हो तो वो फिर से क्या हो जाते हैं? फ्रेश हो जाते हैं। ये कहो कि जब हम उनको वाटर में रखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? फ्रेश हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर है। देखो विल्टेड फ्लावर ने क्या किया हुआ है? अपना जो वाटर है इनका लूज हो चुका है, मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है, ठीक है, सॉरी, इन्होंने यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा, और यहां पर क्या है? वाटर है सिर्फ, ठीक है? मतलब जो सॉल्वेंट है वो क्या करेगा? इधर की तरफ, क्योंकि इन्होंने वाटर क्या किया हुआ है? लूज किया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर? हाई है, ठीक है? सॉल्वेंट कम है, सोल्यूट ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा? इनकी मेम्ब्रेन के थ्रू यहां ट्रेवल करेगा, मूवमेंट होगी, ठीक है? इनकी तरफ मूवमेंट होगी लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और फिर इनमें क्या आ जाती है? स्वेलिंग, ठीक है? या फिर ये कहो कि ये क्या हो जाते हैं? फ्रेश हो जाते हैं पहले की तरह, ठीक है? एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग की अगर हम आउटर शेल को रिमूव कर दें, जो एग्स होते हैं उनके आउटर शेल को अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, आउटर शेल एग की किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है? एसिड के ट्रीटमेंट से ये रिमूव हो जाएगी। तो अब क्या करो? आउटर शेल को रिमूव करने के बाद एग की एक बार इसको हम रखेंगे वाटर में, ठीक है, और एक बार रखेंगे NaCl सॉल्यूशन में, ठीक है? एक बार रखो वाटर में और दूसरी बार अगर हम क्या रखेंगे? NaCl सॉल्यूशन में इनको प्लेस करेंगे, तो NaCl सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है? ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो एग से जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगी? श्रिंकिंग, श्रिंक हो जाता है हमारा एग इस केस में, ठीक है? लेकिन यही जब हम उसको वाटर में रखते हैं तो जो वाटर है वो उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू उसके अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है? क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस है यहाँ पे, तो क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है? इसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग, ठीक है? तो ये कुछ फिनोमिना है ऑस्मोसिस के जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, ठीक है? और इससे हम बहुत बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑस्मोसिस के फिनोमिना को, राइट? सो इसी के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज आवर नेक्स्ट कोलिगेटर प्रॉपर्टी, ओके?